हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पॉलिटेक्निक के बहुत जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए आप सबके लिए हम फिजिक्स के 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे कंसेप्ट को समझना 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये 50 MCQ क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सारे क्वेश्चन को समझते हैं और जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में जीवित तार आप समझ सकते हैं कि भारत में जीवित तार का मतलब होता है जिससे करंट आता है, यानी जैसे ट्रांसफार्मर से आप जिस तार से करंट को लेकर आते हैं। उदासीन तार, जिसे करंट वापस वहाँ तक पहुँचता है जहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है। तो कह रहा है कि जीवित तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर क्या होता है। तो भारतीय कंपनी या विद्युत फैक्ट्री जो करंट देती है वो 220 वोल्ट देती है घरेलू उपकरण के लिए, ठीक। तो जीवित तार से 220 वोल्ट का करंट आता है, और जो उदासीन तार है ये करंट को पुनः वापस लेके जाने का काम करता है, जो कि इसका वोल्ट 0 होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये दोनों का अंतर कितना हो सकता है। तो इसका मान 220 है और इसका 0 होता है, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों का अंतर 220 वोल्ट है। तो इसलिए हमें इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट है। क्यों? क्योंकि जीवित तार का 220 वोल्ट होता है और उदासीन तार का वोल्ट क्या होता है, विभवांतर 0 होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 220। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कहा जा रहा है कि लघु परिपथ के दौरान परिपथ में विद्युत के साथ क्या होता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट होता है। लघु परिपथ के दौरान जो तार होते हैं में दोनों फ्यूज जो है से आपस में टच कर देते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जब दोनों तार प्लस माइनस आपस में टच कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि प्रतिरोध 0 हो जाता है। तो जब प्रतिरोध 0 हो जाता है तो विद्युत जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है कि विद्युत तेजी से घट जाता है, नहीं। विद्युत शून्य हो जाता है, नहीं। विद्युत तेजी से बढ़ जाएगा। विद्युत तेजी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत नियत रहती है, नहीं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तारों में तो उसमें प्रतिरोध 0 हो जाता है, जिसके वजह से विद्युत तेजी से बढ़ती है। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पृथ्वी वायर, यानी पृथ्वी तार या अर्थ वायर बोलते हैं, या इसी को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि आर्थिंग तार या आर्थिंग का जो वायर होते हैं वो जो जमीन में अंदर गाड़ी जाती है। तो कह रहा है के लिए प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक का आवरण का रंग क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय विद्युत संस्था द्वारा इसकी 2 रंग को चयन किया गया है। पहला उसको हरा रंग दिया गया है, या तो फिर वो पीला रंग का हो सकता है। तो आप देखिए कि आपका ऑप्शन में क्या है, हरा, काला, लाल, कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं इसका रंग कैसा होगा। तो इसका रंग होगा, जब पीला ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट मानेंगे, यानी हरा। इसका राइट आंसर होगा हरा। उसके बाद आप देख सकते हैं कह रहा है कि गीजर का मतलब जो पानी गर्म करता है। वायु शीतल को, यानी कहा जा रहा है कि वायु एक प्रकार का कूलर कहा जा रहा है कि इस प्रकार के अगर यंत्र रहे तो कुल मिला के पूछना चाह रहा है कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाला परिपथ है, तार जो है, वो तार कितना एम्पियर का होना चाहिए। तो आप इस जैसे जो उपकरण होते हैं, हीटर वगैरह हो गए, ये सब जो उपकरण जो अधिक करंट को, इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें ज़्यादा करंट जो विद्युत आपस में तार को अंत में फ्यूज को टच करना पड़ता है, इसलिए इसमें ज़्यादा लोड होता है, तार का ज़्यादा पिघल सकता है, टूट सकता है, इसलिए ज़्यादा एम्पियर का इसमें तार चाहिए। और लगभग ऐसे मशीनों में, यंत्र में तार कितना एम्पियर का होना चाहिए, तो इसमें 15 एम्पियर का तार होना चाहिए। ये सारे इससे कम एम्पियर की तार को जला सकता है और बेसी एम्पियर तो इसे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 15 एम्पियर इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 एम्पियर का तार का यूज जैसे सामान्यता किया जाता है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक परिपथ में, इसको
हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि एक परिपथ में विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, यानी आई का मान आपको 5 एम्पीयर दिया है, यानी कुल धारा आपका 5 एम्पीयर कोई परिपथ में दिया है, जिसमें कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब लगाया गया है। यानी इसी में एक बल्ब लगाया गया है, जो बल्ब में कहा जा रहा है कि कितना वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब लगाया गया है। वोल्टेज कितना है, तो 220 वोल्ट है। तो अब हम ये जांच का ये कहना क्या चाहता है, तो कह रहा है कि मतलब 5 एम्पीयर की धारा में इस प्रकार के कितने बल्ब लगाया जाएगा। तो हम सबसे पहले ये जांच करना चाहेंगे कि ये जो बल्ब है कितना धारा ले रहा है, मतलब कितना धारा लेता है। अगर मान लीजिए कि ये जो बल्ब है अगर 1 एम्पीयर का धारा लेगा तो इस प्रकार के 5 बल्ब लगेगा। अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर 0.5 एम्पीयर का धारा अगर ये बल्ब लेता है तो इस प्रकार से 5 एम्पीयर में 10 हो जाएगा बल्ब। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि एक बल्ब जो है, ये जो बल्ब लगा है ये सबसे पहले कितना धारा लेता है। तो देखते हैं कि यानी एक बल्ब में यानी लगा, हम लोग धारा ज्ञात करेंगे, यानी आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग एक बल्ब में कह रहा है कि कितना धारा, तो इसका होता है P/V। तो P का मान कितना दिया है आपका 100 वाट, तो हम लोग लिख देंगे 100 वाट। अब बटा में 220 तो 220, इसको काटोगे तो कितना आएगा 5/11। यानी समझ में आ गया कि एक बल्ब में जो धारा लग रही है वो कितना है, 5 एम्पीयर धारा ले रहा है एक बल्ब। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के इसमें कितने बल्ब होंगे, तो आप भागा कर दीजिए, यानी 5 एम्पीयर धारा में इस प्रकार के कितने बल्ब होंगे। तो हम 5 एम्पीयर में भाग कर देंगे, कितना से भाग कर देंगे, हम लोग भाग कर देंगे कितना से, 5/11 से कर देंगे। तो आप भाग करके देखिए, 11 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 खत्म हो जाएगा, 11 बल्ब। यानी हम इस प्रकार के कितने बल्ब लगा सकते हैं 5 एम्पीयर की धारा में, 11 बल्ब लगा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किराए की एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बिल्कुल समान बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में कभी भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग के लिए, यानी प्रयोग के लिए क्या मतलब, क्यों प्रयोग किया जाता है पूछा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश को विचलित करने हेतु नहीं। देखिए, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग ऊष्मा के लिए किया जाता है, ताकि सूर्य अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करता है, जमा करता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर जमा करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट हो जाएगा इसका सी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण सामान्य रूप से खाली स्थान किस तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम लोग 10th क्लास में अध्ययन किए थे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पिछले दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी गाड़ी के पिछले दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्लास 10 में जब प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई, एक अवतल दर्पण है, देखिएगा, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस कितना है, इसकी फोकस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कि इसकी फोकस लंबाई है, तो इसकी माइनस में हो गया। उसके बाद इस तरह, और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या में होता है, माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी
हमेशा प्लस में होता है। ये सारे कंसेप्ट का आपको, हालांकि प्रकाश चैप्टर में आप 10 में पढ़े होंगे तो रेडी तो कर ही लिए होंगे, बट अगर नहीं होगा मालूम तो ये अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। जैसे इसमें विद्युत धारा से भी बहुत क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा से संबंधित जितना भी सूत्र था न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए, जितने भी सूत्र था वो आपको याद होना चाहिए, वो चीज़ को याद कर लीजिएगा। अभी भी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत सारे सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, देखिएगा। कहा जा रहा है कि दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक हो, उल्टा हो और वस्तु के समान हो। तो हम लोग तो 10 क्लास में पढ़े थे कि हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं। जब सी पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था? सी पर तो बनता था, यही बनता था। तो हम कह सकते हैं कि सी पर, तो पूछा जा रहा है कि उसका आकार मतलब समान आकार वाले हो, कहाँ रखा जाना चाहिए? तो सी पर। तो सी पर इसका दूरी क्या होना चाहिए? जब यहाँ 10 है तो सी तो एफ से दुगना होता है, एफ से तो दुगना होता है, यानी हम सी बराबर लिख सकते हैं 2f। तो एफ का मान 10 है तो सी का मान कितना होना चाहिए? 20। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? राइट, यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना होगा? रखना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वायु से कांच की, कह रहा है कि तस्तरी में 1.5 के, यानी 1 पॉइंट, इसको हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, 50 नहीं पढ़ेंगे, 1.5 के अपवर्तनांक के साथ प्रवेश करता है तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10 के पावर कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की गति क्या है? तो कांच में प्रकाश की गति होता है यानी 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कुछ आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कुछ याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। कह रहा है कि केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, अब कह रहा है कि टर्पेंटाइन और जल में तीनों को कह रहा है कि अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ है। देख सकते हैं कि इसका दिया है 1.44 यानी केरोसिन का, और ये जो 1.47 है वो किसका है? टर्पाइन का है। और आप देख सकते हैं जल का कितना है? जल का है 1.33। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकाश सबसे तेज चलता है, किसमें चलेगा? तो याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश का गति ज़्यादा होता है। तो देखिए ये है 1.44, यह है 1.47, अब ये है 1.33। तो जल का ना कम है, तो जल में प्रकाश का जो गति है वो ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है? तो जिस रंग का गति ज़्यादा होता है ना वो कम मुड़ता है। तो सबसे ज़्यादा गति या भागने वाला रंग क्या है? किसका तरंगदैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है? तो हम सब तो 10th क्लास में अच्छा से पढ़े थे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से भागता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिज्म में लाल रंग नहीं मुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी तारे का टिमटिमाना मतलब किसका कारण होता है? क्या कारण होता है? तो तारों, कह रहा है कि तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। हम सब जानते हैं कि तारा हमसे बहुत दूर है और हम सूर्य की उसकी प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरना पड़ता है, कभी विरल तो कभी संघन, कभी ज़्यादा हवा कभी कम हवा, जिसके दौरान होता क्या है? अपवर्तन की घटना होता है और तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो हम कह सकते हैं कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, तारा टिमटिमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला है कि वास्तविक सूर्योदय यानी सूर्य को वास्तविक रूप से उगने से लगभग कितना मिनट पूर्व का मतलब पहले वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य दिखने लगता है। मतलब सूर्य उगने से पहले भी हम लोगों को दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण, लेकिन वो कितना मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मिनट, यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा।
2 मिनट पहले हम लोगों को अपवर्तन के कारण सूर्य दिख जाते हैं। उसके बाद करा है कल लिए कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से उत्पन्न होता है टिंडल प्रभाव। मतलब इसमें जब कह रहा है कि प्रकाश के कण जब प्रकीर्णन जब फैलता है, प्रकीर्णन मतलब 10 क्लास में पढ़े होंगे, प्रकीर्णन मतलब फैलना। जब प्रकाश की कण किसी बिलियन में फैलता है उसकी कणों से टकराकर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग का फॉर्सन न्यूमेरिकल टाइप के, इसको हम लोग सोल्यूशन करके वो अच्छा से समझेंगे। कह रहा है कि एक 220 वोल्ट का जनित्र से विद्युत बल्ब जोड़ा गया है, यानी भी का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। उसके बाद विद्युत एम्पियर यानी कितना दिया है? आई के मान, धारा का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। आप देख सकते हैं कि धारा का मान एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए ये जो धारा का मान दिया है 0 कितना दिया है? 5 एम्पियर। तो पूछा जा रहा है कि बल्ब की शक्ति क्या होगा? शक्ति जानते हैं? पावर। पावर मतलब पी के मान पूछ रहा है बाबू। तो पी बराबर फॉर्मूला होता है वी आई। तो वी के मान कितना दिया है? 220 और आई का मान कितना दिया है? 0.5। अब गुना कीजिए तो 22 पचे कितना होता है? 110। एक जीरो और एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो हम भी एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कुल मिला के कितना आंसर आया? 110 वाट। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 110 वाट राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, एक लेंस है, कह रहा है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, यानी प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जितनी भी मतलब किरणें, किरण के साथ क्या होता है? तो देखिए यह बिना विचलन, यानी कि यह बिना किसी विचलन के गुजरती, बात सही है, यह जो है बिना किसी विचलन के गुजरती है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह बिना किसी विचलन के गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक विद्युत बल्ब का द्रव्यमान यानी V बराबर मान कितना दे दिया है? 220 वोल्ट। देखिए जो भी मान देता है पहले आप लिख लीजिए। अगर सॉल्यूशन आसानी से करना है, कम टाइम में करना है, जो भी कुछ दिया है पहले आप उसको लिखिए। उसके बाद अपने हिसाब से सोचिए कि यह किस सूत्र पर, काहे कि आप विद्युत धारा पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे सूत्र बताया हो गया। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सूत्र का, वो सूत्र का हम लोग देखेंगे किस सूत्र पर इसका मान आएगा, क्या पूछा जा रहा है, किसका सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो भी कुछ दिया है, कितना वाट दिया है, यानी पी का मान दिया है आपको 100 वाट। 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट यानी वाट पर 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जब इसको 220 से हम लोग कितना पर कर देंगे? 220 से जब हम लोग 110 पर कर देंगे तो पूछ रहा है कि जब हम V के मान 110 कर देंगे तो P के मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग P का मान निकालने के लिए हम लोग को R का मान निकालना होगा, क्योंकि ये V के मान दिया है ना इतना, तो हम P का मान अब यहाँ निकालेंगे ना, तो हमको यहाँ लिखना होगा, यहाँ हम लोग V स्क्वायर बटे हम लोग R को यूज करेंगे, तो हम लोग को R है ही नहीं है, इस सूत्र का हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग को R का मान सबसे पहले निकालना होगा। V और P का मान दिया है तो हम लोग सबसे पहले R का मान निकाल लेते हैं। इसमें R का मान क्या हो जाएगा? तो R का मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। इसका R का मान निकालने के लिए V स्क्वायर बटा P, ये सूत्र आप लोग को 10 क्लास में अच्छा से बताया गया होगा, इसलिए सब याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूत्र के बिना नहीं बन सकते हैं, इसलिए ये सब ऐसे ऐसे सूत्रों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आसानी से सारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो V स्क्वायर यानी V के मान कितना दिया है? 220, इसको होल स्क्वायर कर देंगे और P के मान कितना दिया है? 100। तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 484 पर डबल जीरो बटा में हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 400 कितना हो जाएगा? 84। आर का मान आ गया ना। अब यहाँ पर आपको P पूछा था ना, तो P के मान हम लोग आसानी से निकाल देंगे। कब? जब 110 कर दिया जाएगा तब। V स्क्वायर की जगह पर हम लोग 110 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में 484, तो 484 110 को हम लोग होल स्क्वायर करिए तो कितना होगा? 121 डबल जीरो 400
84 काटिएगा तो लगभग लगभग आपको 25 बार में कट जाएगा। तो क्या इसमें ऑप्शन है 25 वाट? देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 25 वाट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल लगता है यानी अनुभव होता है, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र नहीं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी हम लोग कह सकते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? चुंबक का बात है ना, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी चुंबकीय क्षेत्र इसका आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक विद्युत वाहक परिनालिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में जो है रॉड की तरह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जिसे एक बार चुंबक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा एक बार चुंबक। परिनालिका में जो आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि रड की तरह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग एक बार चुंबक कहते थे, उसमें पढ़ाया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जो आकार बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर यानी h बराबर ऊंचाई, आकार का मतलब ऊंचाई बताया गया वस्तु का 4 सेंटीमीटर, तो h बराबर कितना मान दिया आपका? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई है, तो 15 सेंटीमीटर f का मान दिया है, तो हम लिख देंगे f का मान। लेकिन अब प्लस होगा कि माइनस होगा दर्पण देखेंगे तब पता चलेगा, तो अवतल दर्पण है ना इसलिए माइनस होगा। उसके बाद क्या क्या है? कह रहा है कि दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है वस्तु को, यानी u का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। माइनस में हमेशा होगा क्योंकि वस्तु दूरी को हम लोग कुछ में लिखते हैं माइनस में, ऋणात्मक मान वस्तु का हमेशा होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर रखा गया होगा, यानी पटल रखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब कह रहा है कि एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसको कितना दूरी पर रखा जाए या रखा जाना चाहिए। तो यानी कुल मिला के आपसे क्या पूछ रहा है? v का मान पूछ रहा है, v बराबर 1। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? इसमें हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र आप सब जानते हैं कि 1/v प्लस 1/ क्या होता है? u बराबर क्या होता है? 1/f। 1/v का मान निकालना है इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, 1/v उधर चला जाएगा तो 1/f और माइनस में हो जाएगा आपका 1/u। अब सबका मान रख दीजिए। 1/f के मान कितना है? -15, तो -15। अब u का मान कितना है? -25। अब देखिए यहाँ 1/-15 के -15 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा? 25। और ये सब का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 75 हो जाएगा, और 15 × 5 = 75, तो 1 × 5 -5, अब 25 × 75 तो 1 × 3। अब कितना बचेगा? 2/75 माइनस में। अब 1/v का मान इतना आया, तो v का मान हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 75 चला जाएगा ऊपर, अभी आ जाएगा नीचे, लगभग कितना बार में कट जाएगा? 37.5 मान दिया है आपका। ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी 37.5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये दर्पण सूत्र याद रखना होगा। सारे चीज़ जो देता है ना वो चीज़ को पहले लिख लीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या पूछा है, उसके सूत्र लगाकर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 क्या बोला है? 22 बोला है कि यदि I आपतन कोण और R कराए कि अपवर्तन कोण तो दर्शाते हैं, तो कराए कि स्नेल के नियम को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो स्नेल के नियम को इस प्रकार दर्शाया जाता है, sin I/sin R बराबर कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। तो ये नियतांक कहाँ दिया है? देखिए sin I/sin R देखिए बराबर में नियतांक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ये हिंदी में क्या हो जाएगा? नियतांक कांस्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर हो गया बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए, एक उत्तल लेंस कब एक वास्तविक उल्टे और वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस में जब आप उसका आरेख में जाइएगा, जब उसका किरण आरेख को आप देखिएगा, तो जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो वहाँ पर देखिएगा उत्तल लेंस के आप आरेख, किरण आरेख जहाँ खींचा गया है, तो 2f पर जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ वस्तु का एकदम साइज, प्रतिबिंब वस्तु का बराबर होता है, वास्तविक उल्टा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2f पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण एक लेंस के लिए आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की दूरी v है और वस्तु की दूरी e है, तो सही ढंग से संबंधित करती है? तो इसके लिए जिस तरह से मान दिया गया है बाबू, उस तरह से इसका आवर्धन का मान होना चाहिए। m बराबर क्या होना चाहिए, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका, यानी आवर्धन बराबर इस h डैश बट्टा h बराबर v बट्टे u, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस लंबाई, यानी देख सकते हैं फोकस लंबाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? f बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में होगा ना। मुख्य कराए की धुरी के लंबवत 2 सेंटीमीटर की वस्तु, यानी ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया है h बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो लेंस की वस्तु दूरी कितना? वस्तु दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी u का मान आपका कितना दिया है? u का मान आपका दिया है, u का मान दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा माइनस में होता है वस्तु दूरी। फिर आपको प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, वो v के मान पूछ रहा है ना, तो हम लोग किसमें क्या लगा देंगे? लेंस सूत्र फिर लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1 होता है f। अब बताइए हम लोग को v के मान निकालना है, इसलिए कर देंगे 1/f। इधर ही प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त? उधर हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में है तो उधर जाके u क्या हो जाएगा? प्लस में। 1/f का मान कितना है? f का मान देख लीजिए वहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, प्लस u का मान कितना है? u का मान देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है। तो 10 और 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 10 और 15 कैल्शियम हो जाएगा आपका 30। तो 10 दिया कितना हो जाएगा आपका? 10 दिया हो जाएगा 30 और 15 दूना के 30, तो 1 दूना क्या हो जाएगा आपका? 2। तो कहने का तात्पर्य है कि f का मान आपका क्या में था? प्लस में। वस्तु दूरी तो हमेशा होता है आपका माइनस में, तो माइनस में रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस में इसको रखेंगे। तो 3 में 2 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 3 में 2 चला जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो 1/v बराबर आपका क्या हो जाएगा? यानी 1/30। अगर आप इसी को कैचिया काट इधर एकरा से एकरा में गुना कीजिएगा तो v हो जाएगा, 30 से आप 1 में कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर का कितना वोल्टेज कहा जा रहा है? v बराबर दिया है 220 और धारा लेती है कितना? I बराबर दिया आपका 5 एम्पियर। 2 घंटा, यानी t का मान दिया है 2 घंटा, लेकिन इसको फटाक से हम लोग रूल में कभी भी सेकेंड का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंड में चेंज कर देते हैं। तो 1 घंटा में 3600 होता है, तो 2 घंटा में कितना सौ सेकेंड हो जाएगा? 7200। तो कह रहा है कि कितनी ऊर्जा खपत होगी, यानी E बराबर पूछ रहा है, तो हम लोग किस सूत्र का यूज करेंगे? E बराबर होता है क्या सूत्र? तो v गुने I गुने क्या होता है? t। तो हम लोग सब मान दिया है, बैठा दीजिए। v का मान दिया है 220, I का मान दिया है 5, t का मान कितना दिया है? 7200। तो 5 गुने यानी 22 5 हो जाएगा आपका 110, एक और 0, और उसके बाद आपको 7200 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब गुणा कीजिएगा तो 19 से 20 पर आपका 3 गो 0 हो जाएगा। इसको पॉइंट में एक अंक, जब पूरी तरह से इसको पॉइंट में हम लोग चेंज करेंगे, इसे राइट आंसर इसका आ गया, लेकिन जिस तरह से इसका आंसर दिया है उस तरह से हमको पॉइंट में चेंज करने के लिए इसको एक अंक के बाद यहाँ हम पॉइंट बिठाएंगे। यहाँ तो कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाए हैं तो देख सकते हैं हम लगभग 6 गो अंक के बाद, यानी 3 इधर 3 इधर, 6 अंक के बाद हम लोग यहाँ पॉइंट बिठा रहे हैं। तो 10 के पावर कितना लिख देंगे हम लोग? 6 जूल आंसर, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी
7 यानी 9 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसका राइट आंसर देखिए कहाँ दिया है, 7.92 यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सूत्र हमेशा आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद हो जाएगा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 27 50 वोल्ट के विभवांतर यानी कहा जा रहा है कि V का मान कितना दिया आपका 50 वोल्ट, 1 घंटे करा है कि 1 घंटे में कितना कूलम आवेश को हस्तांतरित करता है, तो कूलम यानी Q का मान आपका क्या दिया है 96,000। तो आपको उसका पूछा जा रहा है उत्पन्न ऊष्मा यानी ऊष्मा कितना होगा, H पूछ रहा है ना, डायरेक्ट इसका हम लोग ऊष्मा पूछ रहा है, H पूछ रहा है, तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट VQ कर देंगे। यानी इसका सूत्र होता है VQ, सूत्र बहुत होता है लेकिन हम लोग को जो जरूरत है वही सूत्र का यूज करेंगे। तो VQ, V का मान कितना है 50, Q का मान कितना है 96,000। अब गुना कर देंगे ना तो कितना होगा 48 पर आपको हो जाएगा 5 0। इसको जब हम लोग का 10 के पावर में इसको भी चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 अब एक हो जाएगा 6 यानी 4.8 गुने 10 के पावर इसको भी कितना हो जाएगा 6। अब 10 के पावर कैसे चढ़ता है, तो जितना अंक के बाद आप पॉइंट बैठाए उतने 10 के पावर हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 जूल। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम 4 कुंडलियों को कराए के संयोजन द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उच्चतम अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको हम लोग कौन क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम होगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है ना, तो सबको जोड़ देंगे 4 + 8 + 12 + 24 सबको जोड़िए 36 36 और कितना होता है 42 4 यानी इसका 44 और 4 हो जाएगा इसका 48 ओम आंसर। राइट आंसर सब जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 48। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इधर देखिए आपका हो जाएगा 24 और इधर 8 4 12 12 24 यानी 24 24 कुल कितना हो जाएगा 48। तो इसका अधिकतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा आपका राइट क्या हो जाएगा बी। क्या है कि देखिए हम लोग को श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं और एक होता है समांतर जिसमें हम लोग बटा करके जोड़ते हैं, उसमें हम लोग को प्रतिरोध को घटता है निम्न होता है, और श्रेणी क्रम में आपको जितना जोड़िएगा उतना ही आ जाएगा। तो अधिकतम वही होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो हम लोग इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़े थे कितना है 48 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 ओम अधिकतम। इससे ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में आप जोड़िएगा नहीं आ सकता है, यानी हम लोग को सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, इसलिए 48 ओम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों को देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि 3 ओम और 6 ओम दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िए। तो देख लीजिए हम लोग समांतर क्रम में मान लीजिए कि जोड़ने के लिए हम लोग को 1 बटा यानी इसको हम लोग बटा करके जोड़ते हैं 1/3 और 1/6 दोनों कैल्सियम हो जाएगा 6 3 दूना के 6 तो 2 हो जाएगा 6 एकम 6 1 आपका 3 बटे कितना हो जाएगा 6 लगभग कट भी जाएगा 2 बार में, यानी 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2। R से 1 में कीजिएगा तो R हो जाएगा और लगभग इसका मान कितना हो गया 2। यानी हम लोग जब श्रेणी क्रम में इसको अतिपार्श्व क्रम में समांतर क्रम में इसको जोड़े तो इसको दोनों को जोड़ने पर कितना मान आया 2 ओम। तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ आया 2 ओम, ऑप्शन नंबर डी देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 2 ओम दिया है। तो इसे आपको क्या पता चला कि समांतर क्रम में जब हम लोग किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है कम होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकेंड यानी R का मान दिया है आपको कितना, R का मान दिया है आपका 4 ओम, T का मान दिया है आपका 1 सेकेंड यानी प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, और कह रहा है कि 100 जूल उष्मा H का मान कितना दिया है 100 जूल। कह रहा है कि यदि उत्पादित हो रही है तो प्रतिरोध के विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी V का मान पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे क्या V के मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला हम लोग अपनाएंगे H बराबर एक फार्मूला होता है एक V² R गुने T। ये सारे प्रश्न फार्मूला को याद रखना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन जब दे देता है ना तो कुछ ऐसे खास फार्मूला का यूज करना पड़ता है बनाने के लिए, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं, हालांकि हमसे पूछा क्या है V, लेकिन कोई बात नहीं है, V यहाँ है ना
निकल जाएगा। तो h के मान आपको कितना दिया है 100, तो आप लिख लीजिए 100। v का स्क्वायर v स्क्वायर रहेगा। r के मान कितना दिया है आपका 4, तो 4 लिख लीजिए। t के मान 1 दिया है तो 1, 4 यहाँ गुना में हो जाएगा 400, रूट में आ जाएगा आपका, का एक स्क्वायर हटेगा तो। अब आप सब तो जानबे करते हैं 400 रूट में है यानी किसका वर्गमूल है, तो 420 का वर्गमूल है। इसको तोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 20 आएगा। तो v का आंसर बराबर कितना आ गया आपका 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो गया 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। बाह्यतम कराए कि अंतरिक्ष में आकाश कराए कि अंधकार युक्त क्यों दिखाई देता है, तो उसको अंधकार दिखाई देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य नहीं चमकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वहाँ कह रहा है कि बाह्यतम अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के वायुमंडल कह रहा है कि वायुमंडल नहीं है। बात सही है, ऊपर अंतरिक्ष जो आकाश होते हैं वहाँ वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण कोई भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो गया कि सूर्य की प्रकाश के प्रकिरण के लिए वहाँ क्या नहीं है दोस्त, वायुमंडल नहीं है। ये आपको याद रखना होगा कि यह अंतरिक्ष आकाश कला क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन है कि वहाँ वायुमंडल यानी हवा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि खतरे के निशान के लिए लाल बत्ती क्यों प्रयोग में लाई जाती है। खतरे के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए लाया जाता है कि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए चमकता ज़्यादा है, इसलिए फैलता ज़्यादा है, बहुत दूर से दिखाई दे सकता है, इसीलिए हम लोग लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि लाल काफ़ी चमकदार रंग है, लाल सर्वाधिक प्रकीर्णन करे, लाल कह रहा है कि धुएं या धुएं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन है, कह रहा है कि उत्पादित के लिए लाल सबसे सस्ता रंग है। नहीं, इसका आंसर होगा लाल काफ़ी चमकदार रंग है, या तुमको लाल कराए कि धुंध या धुएं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ये भी राइट आंसर इसका है, यानी चमकदार की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि प्रकीर्णन इसमें सबसे कम होता है, यानी फैलता कम है। चमकदार तो ये, बट इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कम प्रकीर्णन जो है ना ये कम होता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रकीर्णित। क्यों? क्योंकि इसका मतलब फैलना कम। बात सही है, रेड कलर बहुत कम फैलता है तो दूर तक पहुंच सकता है और उसका स्पेशल चमक तो ही है। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। तो आप सबको पता होगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन याद कीजिए, या तो इसको निकालना भी आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप रेडी कर लिए होंगे, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। या तो आप याद रखिए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ चीज़ आप लोग थोड़ा मोड़ा याद भी कीजिए। हर एक चीज़ को हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल को बना दे रहे हैं, और छोटे छोटे चीज़ें जिसको आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु 10 मिनट में, 10 मिनट आपका दिया है ना, 10 मिनट टी बराबर आपको दिया है ना, 10 मिनट आपको इसको सेकेंड में चेंज करो, क्या कि सेकेंड में सब चीज़ यूज होता है। तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। करा एम्पियर कितना दिया है, यानी 0 पॉइंट कितना दिया है 5 एम्पियर। और क्या दिया, विद्युत खींची जाती है, परिपथ से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर आपको क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा, क्यू की मान को। आवेश को हम लोग संकेत को से करते हैं क्यू से। आई का मान कितना दिया है 0.5, और इसके टी का मान कितना दिया है, यानी 10 मिनट में हम कितना सेकेंड बना सकते हैं 600 सेकेंड। उसके बाद आपको टी का मान दे दिया, आई का मान दे दिया, क्यू के मान पूछ रहा था। क्यू बराबर क्या होता है आप सब जानते हैं, आई टी होता है ना। तो आई के मान कितना दिया है 0.5, टी का मान कितना दिया है 600। अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 3000 होगा,
और एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, यानी 300 कूलम हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 300 कूलम राइट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि 2 कूलम यानी 2 कूलम के एक आवेश में 118 वोल्टेज से 128 वोल्टेज तक बिंदु तक चलाने में कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा। तो आपको W पूछ रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VQ। तो V का मान हम कैसे पता करें, तो देखिए अंतर दोनों का कितना है, यही से भी ज्ञात हम लोग आसानी से शॉर्ट सवाल शॉर्ट तरीका से देखते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है, 10 का ना, तो हम लोग समझे V के मान कितना ले लेते हैं, 10 वोल्ट। अंतर देख लीजिए, डायरेक्ट बना देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सब कुछ शॉर्ट तरीका से चलते हैं। तो इसका अंतर जो है वही वोल्टेज है, तो 10 है, तो 10 Q का मान कितना दिया है, 2 कूलम, तो 2, तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 जूल आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, 20 जूल राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराए की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी F बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। देखिए अवतल लेंस है ना माइनस में, 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यानी U बराबर आपका कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा माइनस में रहता है वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए, कुल मिला के आपसे भी पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/V माइनस 1/, क्या लगा देंगे, U बराबर क्या होता है, 1/F। तो 1/V के हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 1/F। हमको V के मान निकालना है, तो U को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/, आपका क्या हो जाएगा U। F के मान कितना है आप देख सकते हैं, F का मान है -20 और प्लस में आपका U के मान कितना है, -50। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा लगभग 100, यानी 50 20 का एलसीएम 100, 20 25 100, तो -5 हो जाएगा और प्लस में इधर -7 हो जाएगा, अरे -2 हो जाएगा, 50 दूना के 100, तो जोड़ेंगे तो -7 आएगा, बटा में 100 आएगा, यानी 1/V का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 1/V, 1/V का मान आपका आ गया कितना, -7/100। अब V का मान याद निकालिएगा ना, तो आ जाएगा 100 ऊपर और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसको काटिएगा ना तो लगभग 14 पॉइंट कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14.3 -14.3 आपका इसका राइट आंसर अब B हो गया, -14.3 राइट आंसर। चलिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से लेंस सूत्र से मैंने इसको सोल्यूशन किया। तो प्रकाश चैप्टर में ज़्यादा नहीं तो 2 सूत्र आप लोग याद रखना होगा, एक दर्पण सूत्र, एक लेंस सूत्र, कभी भी याद रखिए। उसके बाद कराएंगे छोटी फोकस लंबाई वाले लेंस में, मतलब लेंस में होगी क्या होगी भैया मेरे, फोकस का सूत्र होता है भाई 1/, यानी आपको क्या होगा, शक्ति की बात क्या है ना, कम शक्ति होगा तो शक्ति का फॉर्मूला होता है भैया 1/F होता है। आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर मैं F के मान अगर 2 रखता हूं तो इसका मान आ रहा है 0.5, अगर मैं F का मान 5 रख देता हूं तो इसका आ रहा है 0.2। तो आप जरा सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, F के मान बढ़ा रहे हैं ना तो P के मान क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए 5 था या 2 आ गया, घट रहा है ना, तो यही तो कह रहा है कि छोटी फोकस, यानी हम अगर फोकस को छोटा कर दे, कम कर दे तो क्या होगा, शक्ति कम हो जाएगा। तो फोकस कम करिएगा तो शक्ति में बढ़ोतरी होगा, फोकस को हम कम जितने करेंगे उतने इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो अधिक शक्ति। आंसर राइट क्या हो जाएगा, अधिक शक्ति। हम F को मान बढ़ाएंगे तो भाई घटेगा, P के मान तो घटेगा, लेकिन छोटा करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आप देख सकते हैं, एक डायप्टर लेंस की शक्ति जिसकी फोकस लंबाई अब तो पढ़े थे 1 मीटर, कितना होता है 1 मीटर। एक डायप्टर क्षमता उसका फोकस लंबाई कितना होता है 1 मीटर। देख सकते हैं ना क्षमता P बराबर, तो सोल्यूशन अभी तक तो की P बराबर क्या होता है 1/F, तो F के मान 1 है तब तो इसका मान 1 डायप्टर आया, तो आप सोच सकते हैं 1 मीटर आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ जानिए, फोकस लंबाई 2 मीटर के एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। अरे शक्ति P पूछ रहा है, 1/, कितना होता है ये, F के मान कितना दिया है 2, काट दीजिए इसको, कितना आएगा 0.5,
डायप्टर आंसर हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि इसका मान माइनस में होता है ना, तो इसका भी मान अवतल लेंस में है तो इसका तो फोकस माइनस में, इसलिए माइनस 0.5 डायप्टर। काहे कि अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, तो अवतल का फोकस क्या में होता है, माइनस में। इसका मान इसलिए क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करा है कि 4 डायप्टर क्षमता एक जगह है और एक जगह कितना है, -10 डायप्टर क्षमता। अवतल लेंस दूसरे करा के संपर्क में रखे जाते हैं तो परिणामी शक्ति क्या होगा, यानी इसको दोनों को एक साथ मिला देंगे तो परिणामी मतलब मिलाने के लिए बोल रहा है तो मिला दीजिए। मतलब समझिए तो हम 10 रुपया कमा दिए, 6 रुपया कमा ले तो कितना कर्जा बचेगा। दोनों भाई हैं हम लोग, एगो ही भाई है एगो ही भाई है, समाज कह रहा है कि दोनों मिल जाओ, तो मिलेंगे तो भाई दोनों को ही कमाया है 4 रुपया, हम 10 रुपया कमाए हैं, तो कुल मिला के मिल जाएंगे तो कितना बचेगा, -6 तो बचबे ना करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -6D, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्राइकुस यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग हम लोग प्रतिरोध बदलने के लिए विद्युत परिपथ में किया जाता है। तो इसका नाम है धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद देख सकते हैं एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के इसके क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, किराए को उल्लिखित सब भी, तो हाँ ये सभी पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर के सिरों के बीच का विभवांतर 60 है मेरे दोस्त, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा से समझना होगा। बी का मान कितना दिया है, 60, और धारा कितना दिया है आपको, 4। कराई के यदि विभवांतर को कितना कर दिया जाए, 120, तो इसकी विद्युत धारा फिर क्या हो जाएगा, यानी आई के मान पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो आई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो V/R चाहिए। आई बराबर बहुत सूत्र होता है, लेकिन अभी जैसे आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसमें क्या चाहिए, तो V/क्या चाहिए, R चाहिए, तो R इसमें नहीं है, तो R का सूत्र क्या हो सकता है, तो आप देखिए यहीं से R का सूत्र क्या हो सकता है। R अगर सोचिए भाई यहाँ आ जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो R बराबर V/क्या क्या होता है, I। V का मान कितना है, 60, I का मान कितना है, 4, तो R का मान कितना हो गया, 15 ओम। आप लगा दीजिए यहाँ आपको कितना करने के लिए बोल रहा है, 120 कर देने के लिए बोल रहा है। R का मान कितना है आपका, 15, 15 8 कितना होगा, 20 से। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 8 एम्पियर। आंसर राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अच्छा, दिए गए कराए कि तार की लंबाई जिसको एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक, उसका प्रतिरोध कराए कि 4 ओम है, इसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। इसी प्रकार के दूसरे तार के प्रतिरोध क्या होना चाहिए जब लंबाई इसका कराए कि 1/2 और क्षेत्रफल को इतना कर दिया जाएगा। तो आप देखे होंगे दोस्त कि एक प्रतिरोध का एक सूत्र होता है ρL/A होता है ना, तो इसका मान कितना दिया है आपका, 4, इसका मान तो 4 दिया है ना प्रतिरोध का, तो ρL/A हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, जो बोला है मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है ना कि अभी क्या कीजिए ना कि R बराबर, वो कह रहा है ना मतलब आप मतलब प्रतिरोध 4 ओम था ना, तो अब कह रहा है ना कि अगर हम L को L/2 कर दे, मतलब आधा कर दे, और कह रहा है कि एरिया को क्या कर दे, एरिया को मैं दुगना कर दूं तो क्या होगा, कुछ बदलाव होगा, मतलब प्रतिरोध में कोई चेंजिंग आएगा। तो चलिए मैं देख ही लेता हूँ कोई चेंजिंग आता है कि नहीं आता है। तो R बराबर देखिएगा रो है, देखिए L/1/2 है, L/2 ना है आपका, तो 2 आ जाएगा कहाँ आपका, L ऊपर रहेगा, तो ई जो 2 है बटा में से अगर आप भागा में चेंज कीजिएगा तो ई जो है नीचे, ये मतलब
अगर l/2 को गुना में चेंज कीजिएगा तो 2a तो पहले से है ही है, एक राम कर जो 2 है इसी के नीचे आ जाएगा, तो आपको रो बराबर हो जाएगा 1/4a हो जाएगा। ठीक, यानी रो बराबर नहीं, रो इसको गुना में रहेगा, रो एक l/, हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा। इसमें अगर कॉमन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, और इधर क्या आपका बच जाएगा, रो बच जाएगा, और l/, आपका क्या बच जाएगा, l है ही, l/a बच जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको रो इंटू l/a का मान कितना आया है, 4 ओम। ठीक, आपका यहाँ 4 ओम आया है ना, तो एक जगह यहाँ पर देखिए सेम यही चीज़ है ना, तो यहाँ आप 1/4 और गुना 4 लिख दीजिए, 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो 1 ओम इसका हो जाएगा राइट। लेकिन समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। तो ये फिर से आप समझ लीजिए, R बराबर क्या होता है, रो इंटू l/a होता है। ठीक, तो R का मान 4 दिया तो 4 लिख लिए, रो 1/a। अब देखिए दूसरा बार क्या कह रहा है कि R कितना होगा, कब, जब हम l को आधा कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे, यानी ई इसका भागा में बटा में है ना, तो ई भी इसका बटा में है, तो जब इसको हम बटा का मतलब भागा में लाएंगे ना दोस्त, और इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो l इसका आ जाएगा ऊपर में, जब गुना में आप चेंज कीजिएगा ना तो l कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये जो 2 है से कहाँ आ जाएगा, मेन बटा के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मेन बटा के ये जो 2 है से कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी भागा देने का मतलब कि ए वाला 2 है से नीचे आ जाएगा, तो l/, आपका रियल में 4 मिलेगा, तो ये हम l/4a लिखे हैं, और एक बाद हम 1/4 को क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। अब फिर आपका बच गया रो इंटू l/a, तो l/a का मान कितना दिया था, 4 दिया, तो 4 रख दिए, 4 आपका खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका सिर्फ 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। आपका भी का मान कितना दिया है, भी बराबर आपका दिया है 9v, और देखिए कुल प्रतिरोध कितना दिया है, तो आपका टोटल अगर प्रतिरोध R बराबर देखा जाए तो 0.2 है, प्लस 0.3 है, 0.4 है, 0. क्या है 5 है, और प्लस में 12 है ना, सब जोड़िएगा आपका आएगा 13.4। तो इसके 12 प्रतिरोध कितनी विद्युत धारा बहेगी, यानी I बराबर पूछ रहा है ना, तो I बराबर सूत्र होता है V बटा में, और V का मान कितना है 9, R का मान कितना है 13.4। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में लगभग कट जाएगा, 0.67 एम्पियर आएगा, कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशियां डायफ्राम क्या है, ये तो आप सब जानते हैं। पुतली को जो नियंत्रित करता है उसे आइरिस कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, बी। उसके बाद देखिए आंख के लेंस की किसकी फोकस लंबाई के समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समायोजित करने के लिए उसको प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुकूलन कहते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के लेंस वाले चश्मे, मतलब दूरदृष्टि दोष को हमको समाप्त करने के लिए कौन सा हम लोग लेंस चश्मा लगाते हैं, तो हम लोग उत्तल लेंस को यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि वह नेत्र दोष, मतलब वह नेत्र दोष क्या है जो आप आमतौर पर वृद्धावस्था में होता है, जिसमें लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। लास्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में कह रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। चलिए दोस्त, अगर मेरा वीडियो समझाया हुआ हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमसे जुड़िए, मेरे चैनल को एजुकेशन वेबसाइट परिवार के साथ आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे जुड़ूं और इस तरह से मेहनत करके हर एक वीडियो को आप तक लाने की कोशिश करूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।